नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका पुलिस का जो एग्जाम होने जा रहा है एकदम नज़दीक आ चुका है। अब आप लोग इसके लिए एकदम तैयारी के साथ इस पर लगे ही रहिएगा, क्योंकि बस मैच एक दिन और आप दूर है, उसके बाद आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से जो आपका प्रश्न श्रृंखला 21 हुआ था, टेस्ट सीरीज जो 21 हुई थी, उसके संदर्भ में आज बात किया जाएगा। 21 के संदर्भ में आज बात किया जाएगा, इसको हल करवा दिया जाए ताकि आपका एग्जाम और भी अच्छे से जाए। ठीक, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपना टेस्ट सीरीज 21। 21 में देखते हैं। 21 में सबसे पहले एक वाक्य आया, एक शब्द आया है कि निम्नलिखित में से यह पहचानना है कि अशुद्ध वाक्य पहचानना है। क्या पहचानना है? अशुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। इसमें अशुद्ध वाक्य जो दिया गया, जो 4 विकल्प दिए गए मित्र, इन 4 विकल्पों में एक ऐसा वाक्य है कि जो क्या है, अशुद्ध है। ठीक, क्या है? अशुद्ध वाक्य है, उसको आपको पहचानना। ठीक, पढ़िए वाक्य को, आप जैसे पढ़ेंगे वैसे पता चल जाएगा कहाँ कौन सा अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे थे। ठीक है, फिर लिखा गया, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। ठीक है, एक घोड़ा, 2 गाय और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। कहा गया 2 गाय, 2 घोड़े, 1 बकरी मैदान में चर रही हैं। अब आप देखिए कि इसमें से आपको क्या पहचानना, अशुद्ध पहचानना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। चर रहे हैं बात होती नहीं है। यहाँ देखिए कि एक गाय हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, घोड़ा आ गया, पुल्लिंग हो गया, बकरी आ गई, स्त्रीलिंग हो गई। अब जहाँ यह जो क्रिया होगी वह किसके, इसके अनुसार बदलेगी। चर रही हैं कहा जाएगा। ठीक, चर रही हैं कहा जाएगा। तो अशुद्ध क्या हो गया? विकल्प नंबर ए एकदम अशुद्ध वाक्य। ठीक है, ए वाला क्या है? एकदम अशुद्ध वाक्य है। ठीक, तो ए वाले को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है मित्र, यह ध्यान रखिएगा। लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? उन्नति उत्थान है, विकास है, उत्कर्ष है। ठीक, उन्नति मतलब क्या? उत्थान। और क्या दिया गया इसमें विकल्प में, क्या क्या दिया गया? उत्थान, विकास, उत्कर्ष और एक उमंग दिया गया है। ये तो एकदम स्पष्ट रूप से है ना कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसमें से, जैसे कि अगर आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक शब्द आया है उमंग। क्या आया है? उमंग आया है। उमंग क्या नहीं है? उमंग क्या है? उन्नति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, उमंग क्या है, किसके? उमंग मतलब क्या हो जाता है? लहर या आनंद से लगाया जाता है। उमंग का अर्थ किससे लगाया जाता है मित्र? उमंग का अर्थ लहर से लगाया जाता है या किससे लगाया जाता है? आनंद से लगाया जाता है। इससे इसका अर्थ लगाया जाता है। लेकिन उन्नति का अर्थ किससे? उत्थान, पतन और विकास से लगाया जाता है। तो उन्नति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? उमंग। ठीक, उन्नति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है मित्र? उमंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है? प्रश्नों में अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। लिखा गया लागान, लगान, नाराज, गुस्सा। यह 4 विकल्प दिया गया। इसमें मित्र यह बताइएगा कि इसमें से कौन सा है अशुद्ध। तो मित्र यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ लागान नहीं होता, लगान होता है। ठीक, नाराज तो होता है, गुस्सा भी सही है, लगान भी सही। लगान तो पिक्चर भी आई थी, उसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें लागान नहीं होता, लगान होता है, इसलिए अशुद्ध कौन सा हुआ? ए वाला हुआ। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है कि आगामी, आगामी, साप्ताहिक, दूसरा। यह 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? चलिए फटाफट आप लोग बताइएगा, झटपट आप बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखिए एकदम क्लियर रूप से आपको शुद्ध अशुद्ध दिखाई दे रहा होगा। आगामी सही है, साप्ताहिक सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन आगामी क्या है? अशुद्ध है। तो विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हो गया। विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है मित्र?
यह देखिए कहा गया, इसमें देखिए कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विशेषण पहचानिए। ठीक, विशेषण को पहचानना, आकार, प्राचीन, दशा और गुण। अब देखिए कि यह जो शब्द लिखा गया यह सब विशेषण के होते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी के आकार का बोध कराएंगे तब विशेषण होगा, दशा बताएंगे तब, गुण बताएंगे तब। लेकिन यहाँ पे एक विकल्प ऐसा आया, प्राचीन दशा स्थिति को दर्शा रहा है, ठीक है। प्राचीन क्या कर रहा है, स्थिति को दर्शा रहा है, काल को दर्शा रहा है, या काल मान लीजिए, या किसी की स्थिति को ध्यान रखिए, या दशा को देखिए। तो प्राचीन प्राचीन काल का समय था, तो प्राचीन क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। प्राचीन क्या हो जाता है, विशेषण। यह सब गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं, आकार, दशा, गुण, यह सब गुणवाचक विशेषण के भेदों के साथ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, दूना, मोहन, पुस्तक और सैनिक। अब देखिए, मोहन, सैनिक, पुस्तक, यह सब क्या, यह सारे पद क्या कहलाते हैं भैया, यह सारे पद क्या बन जाएंगे, विशेष बन जाएंगे। यह भी पद क्या बन जाएगा, विशेष पद में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, विशेष पद में चला जाएगा। बच्चा आपके पास क्या, दूना, तो दूना क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। दूना क्या हो गया, विशेषण। कहा जाए उसके पास दूना संपत्ति है, दूना संपत्ति मतलब दुगना की अनुपात दर्शा रहा, संख्यावाचक विशेषण के साथ हो जाता है, ठीक। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कहा गया है। 47 में आपसे क्या कह रहा है, 47 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग पहचानिए। हमने आपको इस लिंग पहचानने के लिए लिंग शब्द को किससे जोड़ देना है, को क्रिया से जोड़ देना है। किससे जोड़ना है, क्रिया से। जब आप जोड़ देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे तत्काल आपको क्या पता चल जाएगा, स्त्रीलिंग पता चल जाएगा। पूछा गया स्त्रीलिंग पहचानना है, किसको पूछा गया, स्त्रीलिंग पहचानने को पूछा गया है। लिखा गया प्रियतम, सुत, श्यामा, अबला, ठीक, इतना दिया गया है। प्रियतम होता है कि होती हैं, प्रियतम होता है, ठीक। सुत पुत्र होता है, श्यामा होती है, अबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्प नंबर क्या, सी एकदम राइट आंसर हो गया। यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कहाँ चले जाएंगे, पुल्लिंग में चले जाएंगे। अब अगला कहा गया घट, काठ, चंदन, कक्षा, ठीक। अब देखिए सीधी बात है, जब स्त्रीलिंग हमने आप बताया था कि हमने यहाँ बताया था जहाँ विद्यालय विद्यालय की बात आएगी वह सब क्या हो जाएगा, क्या हो गया, या क्या हो गया, स्त्रीलिंग हुआ। सीधा से उत्तर आपको, आप देखिए इसमें सीधा उत्तर है, इसमें कुछ नियम लगाना नहीं है, ठीक है। घट घाट होता है, चंदन लगाया जाता है, काठ मतलब लकड़ी हो, काठ मतलब काठ होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपके पास सामने जो एक विकल्प आता है, क्या जैसे कक्षा होती है, ठीक, क्लासरूम जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया, कक्षा सही विकल्प हो गया। मिलाते चलिएगा। अब आपके पास कुछ ही समय है, उस कुछ समय का सदुपयोग करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहा गया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द पहचानिए। क्या पहचानना है आपको, पुल्लिंग शब्द पहचानना है, ठीक है। ओट, ओस, औलाद, ओट, ठीक। ओट होता है, होती है, ओट क्या होता है, इसमें पहचानना है, ओट होते हैं, ठीक है। ओट होता है, होती हैं, ठीक है। ओस होती है, औलाद होती है, लेकिन ओट होता है। ओट मतलब जो ये अधर है, ठीक है। यह जो ओष्ठ है आपके, ओठ जिसे कहते हैं, यह हमेशा होता है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लिखा गया घास, घूस, घृणा, धैर्य, ठीक। घृणा होती है, घास होता है, घूस होता है, घूस दिया जाता है, घृणा होती है, की जाती है, धैर्य होता है, ठीक। तो विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर, घृणा, ठीक है। घृणा शब्द क्या है, होता, घृणा होती, सॉरी, घृणा तो होती है भाई, घृणा क्या होती है। अब आप यहाँ पे बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए पुल्लिंग की पहचान करने की बात कर रहा है, पुल्लिंग मतलब धैर्य होता है भाई, धैर्य की बात कर लीजिएगा, धैर्य हो जाएगा, धैर्य। बाकी घृणा होती है, घास होती है, घूस होता है, ठीक है। घृणा होती है, घृणा, धैर्य होता है। बाकी यह सब क्या हो, सब पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में चले जाएंगे। यह कहाँ चला जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, पुल्लिंग में चला जाएगा, ठीक। कहाँ जाएगा, पुल्लिंग में जाएगा। आगे चलें। इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है,
कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। शिवालय, शिवालय में कौन सी संधि होगी? विग्रह कर दीजिएगा इसका। आप लिखेंगे क्या? शिव, और उसके बाद फिर क्या लिख देंगे मित्र? आलय लिख देंगे। अब यहाँ से क्या मिला है आपको? बड़ा आ, इससे मेल हो रहा है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा? शिवालय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिवालय बन जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। दीर्घ संधि, यण भी नहीं होगी, गुण भी नहीं, अयादि भी नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी संधि होगी? कौन सी कौन सी संधि हो गई? कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि हो गई। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है देवेंद्र। क्या दिया गया? देवेंद्र। देवेंद्र में कौन सी संधि होगी? तो हमने आपको क्लास में भी बताया था, जहां एक की मात्रा दिखाई देगी या ओ की मात्रा दिखाई देगी, वहां हमेशा कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। तो देवेंद्र में कौन सी संधि हो गई भैया? गुण संधि। विच्छेद क्या होगा? देव होगा, और क्या लिखा जाएगा? इंद्र लिखा जाएगा। चारों विकल्प देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से क्या मिला आपको? आ मिल गया, आ का मेल ई से हुआ, दोनों मिलके क्या बना दिया? ए बना दिया। शब्द क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। क्या बन गया? देवेंद्र। एक की मात्रा यहाँ आई है, तो इसमें कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। ठीक, कौन सी संधि हुई? गुण संधि हो गई। बात क्लियर हो गई। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में संधि विच्छेद पहचानिए। सही संधि विच्छेद है। निषधन चल, निश्चल, गलत। निषधन अचल, निश्चल, गलत। निषधन कपट, गलत। अब यहाँ पर निधन चल सही उत्तर। निधन चल सही क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ क्या है? विसर्ग है। विसर्ग पहले क्या आया है? ई आया है। ओ सॉरी, ई आया है। विसर्ग पहले ई आया, विसर्ग बाद क्या आया? चाहे अच्छा आया, तो विसर्ग परिवर्तन हमेशा किसके साथ होगा? सा के साथ हो जाएगा। तो सा यहाँ पे आ गया, निश्चल हो गया। बाकी यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत। तो डी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, अब अगला दिया गया है सन धन तोष, संतोष। सन धन तोष संतोष, सम धन तोष संतोष, सम धन तोष संतोष। तो मित्र यहाँ पे यह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माँ के साथ हलंत लगा है, ना का प्रयोग होगा नहीं। ठीक, और यहाँ माँ के साथ हलंत लगा है, इसलिए यहाँ माँ का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है? अनुस्वार के साथ हो जाता है। ठीक, अनुस्वार के साथ हो जाता है। ठीक, यहाँ थोड़ा लिखा गलत गया है। यह लिखा कैसे जाएगा? संतोष लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा? संतोष लिखा जाएगा। यह शुद्ध वर्तनी होगी इसकी। ठीक है, ना को नहीं लगाना, यहाँ पे संतोष लिखना है। क्लियर है? विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा गया कि निम्नलिखित नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानिए। ठीक, नीचे दिए गए हुए शब्द में सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानने की बात कही गई है। ठीक, सर्वोत्तम विलोम शब्द पहचानना है, तो इसमें लिखा गया कि अंत। अंत का विलोम क्या होगा? आदि होगा, अग्र होगा, इति होगा, अपूर्ण होगा। क्या हो जाएगा मित्र? बताइए फटाफट। जब अगर आपसे कहा जाए इतना, ये अंत, अंत दिया गया, अंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत मतलब क्या हो जाता है? खत्म होना। आदि मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक, और अंत का मतलब क्या होता है? खत्म। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये इसलिए इसका विकल्प क्या हो गया? आदि हो गया। क्लियर हो गई बात। उसके बाद लिखा नीचे दिया गया क्या? गुप्त। गुप्त का विलोम क्या होगा? गुप्त का प्रकाश होगा, प्रकट होगा, जागृत होगा, निर्मल होगा। गुप्त मतलब क्या होता है? जो छिपे हुए हो। प्रकट का अर्थ क्या होता है? जो दिखाई देता हो। ठीक, सीधा सा उत्तर आ रहा है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, जब दिमाग लगाने की आवश्यकता है जहां पे होगी वहां लगा दिया जाएगा। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे दिया गया, नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए शब्द दिए गए हैं, उसको पहचानना है। गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, सीधी गंगा बहना, टेढ़ी गंगा बहना, एक गंगा बहना। ठीक है, अब आप बताइए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, तो सीधी से एक कहावत है ना, उल्टी गंगा बहना। ठीक है, उल्टी गंगा बहना विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर। यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा? उल्टी गंगा बहना लिख दिया जाएगा। ठीक, अब देखिए मिलान करिए, उल्टी गंगा बहना हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए काला अक्षर
सुअर बराबर कि हाथी बराबर, कुत्ता बराबर कि भैंस बराबर, ठीक है। करिया अक्षर कैसे हो गया, करिया अक्षर भैंस बराबर होता है, ठीक। कहावत भी है, यह क्या है, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, हमेशा लोग प्रयोग करते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक, भैंस बराबर। क्लियर हो गई बात। अब अगला देखते हैं, विशेषण का भेद पहचानिए। विनम्र, विनम्र किस प्रकार का विशेषण है, दोष बोधक है, गुण बोधक है, काल बोधक है, सार्वनामिक है। विनम्र के मतलब कि जब विनम्रता की बात आ जाएगी, किसी के विनम्र हो जाए, दयालु हो जाए, ईर्षालु हो जाए, ईमानदार हो जाए, चोर हो जाए, ठीक है, बेईमान हो जाए, यह सारे शब्द जब भी आएंगे तो वहाँ हमेशा क्या हो जाएगा भैया, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। कहा जाए पुराना है, नया है, अभी प्राचीन है, ठीक है, ये लाल है, पीला है, काला है, दुबला है, मोटा है, पतला है, ये सारे शब्द जब भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सीधा उत्तर बिना में कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। मतलब क्रिया के शब्दों से जो बना हुआ है उस विशेषण को पहचानना है। तो क्रिया के शब्दों से जो विशेषण बना हुआ उसको आपको पहचानना है, ठीक। अब देखिए, दैविक दिया गया है, भौतिक दिया गया, तैराक दिया गया, मौखिक दिया गया। देव से क्या हो गया, दैविक बन गया, ठीक। भौतिक में इक प्रत्यय लग गया है, मौखिक में मौख से इक प्रत्यय लग गया, मौखिक बन गया, ठीक। मुख से, मुख में क्या लिखा गया, एक प्रत्यय लगाया, मौखिक बन गया। तो अब इस तरह से क्या हो गया, यह सब क्रिया से नहीं बने। तैराक, तैरना से क्या हो गया, तैरना एक क्रिया होती है, और तैराक कह दिया जाता है तो विशेषण हो जाता है, तो यह क्रिया से बना हुआ विशेषण यह तैराक हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक गद्य आया है, गद्य में क्या कहा गया है, कहा गया है कि दिए गए प्रश्न दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िएगा, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर इसी गद्य में दिए गए हैं, ठीक है। अब इस गद्यांश को क्या करना, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर इसी में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, दिया गया क्या गया है, वैसे तो कहा गया, वैसे तो भारतीय साहित्य में ऋग्वेद से ही अनेक सुंदर प्रेमाख्यान उपलब्ध होने लगते हैं, किंतु इसकी अखंड परंपरा का सूत्रपात महाभारत से होता है। इसका मूल कारण कदाचित यह नहीं कि महाभारत काल से पूर्व जहाँ भारतीय समाज में आदि मर्यादावादी दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई पड़ती है, वहाँ महाभारतीय समाज में हम स्वच्छ प्रणय भावना का उन्मीलन और विकास देखते हैं। महाभारत में वर्णित विभिन्न प्रसंगों से स्पष्ट है कि उस युग में प्रणय प्रणय के क्षेत्र में जाति, कुल, वर्ण, लोक मर्यादा, ठीक, विचार बहुत शिथिल हो गए थे। सौंदर्य की प्रेरणा से ही प्रेम और विवाह संबंध स्थापित होने लगे। मतलब सुंदरता की ही प्रेरणा से विवाह स्थापित होने लगे। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद भी लुप्त हो गया। इसलिए भीम असुर कन्या हिडिंबा से, अर्जुन नाग कन्या चित्रागंधा से, कृष्ण ऋक्ष कन्या जाम्बवंती से विवाह कर लेते हैं। प्रणय सपनों की पूर्ति के लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन, नायिका का बलात् अपहरण और नायिका के संरक्षणों से युद्ध के अंचित नहीं माना जाता। कृष्ण द्वारा रुक्मणी का तथा अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण तथा भीम, हिडिंबा, प्रद्युम्न, प्रभावती, अनिरुद्ध, उषा प्रसंगों में नायिका के संरक्षण से युद्ध के प्रमाणित करता है कि ऐसी स्थिति में यदि महाभारत से स्वच्छंद प्रेमाख्यानों या रोमांस साहित्य का प्रवर्तन माना जाए तो यह अनुचित न होगा। महाभारत में समाविष्ट प्रासंगिक उपाख्यानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नल दमयंती उपाख्यान है, ठीक है। दमयंती उपाख्यान है जिसमें स्वच्छंद प्रेम या रोमांस की वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं, जहां परिवर्तित प्रेमाख्यान उपाख्यान में भी बराबर प्रचलित रही है। यथा नायक और नायिका के अप्रत्यक्ष परिचय से ही प्रेम की उत्पत्ति, हंस द्वारा संदेशों का आदान प्रदान, नायिका के मिलन में अनेक बाधाओं की उपस्थिति, परिस्थिति व नायक और नायिका का विच्छेद तथा पुनर्निर्मल अस्त महाभारत आदि प्रेमाख्यानों से आधार भूमि रही। तो नल दंपति उपाख्यान उनका सर्वाधिक आकर्षण केंद्र बिंदु रहा, ठीक। लिखा गया उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, ऋग्वेद तथा महाभारत प्रेम कथा और निरर्थकता, प्रणय और युद्ध, प्रेमाख्यान परंपरा का और उसका शुद्ध पात्र है, ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे दिया गया, कई बार इसमें चिल्ला चिल्ला के कहा गया है
कि प्रेमाख्यान परंपरा और उसका शुद्ध पात्र कहाँ से माना जाता है, महाभारत की कथाओं से ही माना जाए तो यह अनुचित नहीं होगा, यह कहा गया है। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, प्रणय और परिणय संबंधों के विषय में महाभारत के कई प्रसंग इस ओर संकेत देते हैं कि उस काल में युद्ध के बिना कोई प्रेम विवाह सार्थक नहीं था। प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त हो गया था। प्रेम और व्यभिचार के लिए ध्यान स्थान नहीं था। प्रणय स्वप्नों की पूर्ति संभव नहीं थी। यह इतना दिया गया कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, यह आप बताइएगा, फटाफट आप उत्तर दीजिएगा। सीधी बात है भाई कि वहां पे देखिए, यहीं पे लिखा गया था ना कि यहाँ पे कहाँ लिखा गया था, देखिए कहीं लिखा जहाँ आर्य और अनार्य का संबंध स्थापित, मतलब संबंध ही खत्म हो गया था, उचित माना गया था, जहाँ पे कुल जाति महाभारत के सही सारी चीजों को माना गया था। तो वहां पे विकल्प नंबर भी एकदम प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य अनार्य का भेद लुप्त होता रहा। ठीक है, तो क्या रहा, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आर्य और अनार्य का भेद क्या होता रहा, लुप्त होता रहा। सब अपने अपने में क्या किए थे, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, प्रेम और विवाह के क्षेत्र में अनार्य का आदि से लुप्त होता गया। ठीक है, यही इसका इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। तो मतलब इसमें आप क्या करेंगे, बी वाला विकल्प सही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 63 का है। 63 में क्या कहा गया है कि हमारे साहित्य की प्राचीनतम रोमांटिक रचना उपलब्ध है। हमारे साहित्य की प्राचीनतम और रोमांटिक रचना उपलब्ध है कहाँ, उपनिषद में, ऋग्वेद में, महाभारत में, प्रेमाख्यान सूफी काव्य में। तो प्रेमाख्यान सूफी काव्य तो में तो बाद में आया है, उपनिषद में, ऋग्वेद में क्या है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा किसकी बात की जा रही है, महाभारत की बात कही गई है। तो यहाँ भैया महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प एकदम राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। क्या हो गया भैया, महाभारत। इस वाले विकल्प को आप एकदम सही कर दीजिएगा, यह बी वाले विकल्प को एकदम आप सही मानिएगा। ठीक, महाभारत, महाभारत की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको सामने आता है, अगला क्वेश्चन क्या आता है, या देखिएगा। अगला क्वेश्चन यह कह रहा है कि महाभारत काल से पूर्व भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण की प्रमुखता दिखाई दी थी। महाभारत काल के पूर्व हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार की, मतलब कि भारतीय समाज में किस दृष्टिकोण को की प्रमुखता दिखाई दी गई। अब इसमें विकल्प में दिया गया मर्यादित, सौम्य, अति मर्यादित, सौंदर्य प्रधान। ठीक, सौंदर्य प्रधान की बात तो महाभारत से आई है मित्र, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा गया है। लेकिन वहां पे क्या, अति मर्यादित थी, हमारी हमारी परंपरा क्या थी, अति मर्यादित थी। जिसको आप एकदम सी वाला एकदम सही आप ले लीजिएगा, सही कर लीजिएगा अपने बुकलेट में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा गया है, प्रद्युम्न प्रभावती प्रसंग, प्रद्युम्न प्रभावती प्रसंग और अनिरुद्ध उषा प्रसंग में समानता क्या रही। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इसमें क्या दिया गया है, कि इसमें जो दिया गया यहाँ पे देखिए, प्रद्युम्न प्रभावती, अनिरुद्ध उषा प्रसंगों में नायिका के संरक्षणों के से युद्ध इसी को प्रमाणित करता है। ठीक है, विकल्प पढ़िए, इनके ऋग्वेद से संबंध था, नहीं। उसमें सर्वाधिक निकट प्रासंगिक उपाख्यान था, उसमें सर्वाधिक आकर्षण प्रेमाख्यान में उसकी नायिकाओं के संरक्षण से युद्ध। तो विकल्प नंबर क्या हो गया भैया, यहाँ देखिए पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया पूरा का पूरा, ये देखिए कि यहाँ पे लिखा गया, इसी से आप उत्तर निकाल लीजिएगा। तो विकल्प नंबर डी, उनकी नायिकाओं के संरक्षण के लिए लिखा गया ना, प्रेम प्रसंगों में नायिकाओं के संरक्षण से युद्ध को इसी को प्रमाणित करता है कि ऐसी स्थिति यदि महाभारत से ही स्वच्छंद प्रेमाख्यान रोमांस साहित्य में का प्रवर्तन माना जा सकता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है। निशीथ का अर्थ है, निशीथ का कौन सा अर्थ होता है, देखिए निशा में स्थिर रहना, चंद्रमा, भानु, आंधी, आधी रात। तो आप देखिए निशीथ का अर्थ ही होता है मित्र आधी रात। ठीक, निशीथ का अर्थ ही होता है, क्या होता है, आधी रात होता है। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर यह
क्योंकि यह जो निश्चित होता है यह रात के पर्यायवाची शब्द है। रात के क्या है? पर्यायवाची, या रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान निश्चित करते क्या होता है? आधी रात या मध्य रात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सब्ज बाग दिखाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हिम्मत बांधना होता है, धोखा देना होता है, हरे भरे उद्यानों की सैर करना होता है, झूठे वादे करना होता है, ठीक है। सब्ज बाग दिखाना मतलब क्या हो जाता है? सब्ज बाग दिखाना हरे भरे की दिखाना होता है। तो सब्ज बाग दिखाना मतलब जैसे हम आपसे प्रॉमिस कर लें कि नहीं हम आपके लिए तो एकदम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, यह क्या हो जाए? सब्ज बाग दिखाना हो जाता है, झूठे वादे करना होता है, ठीक है। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर। विकल्प नंबर डी एकदम क्या है? सही उत्तर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का कौन सा विकल्प दर्शाता है? गुस्से से भर जाना, शर्मिंदा होना, कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना। तो कुछ जब कुछ समझ में नहीं आएगा तब हमारी अकल चकराने लगे, हमारा माथा खनकने लगा, ठीक है। माथा खनकने लगा भी यही हो जाएगा। कठिन प्रश्नों को देखकर माथा खनकने लगा मतलब कि कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ कहा कुछ समझ में ना आना, तो यह क्या हो गया? विकल्प नंबर सी। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो देता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कहा गया सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी रही? प्राकृत भाषा रही, संस्कृत भाषा रही, ब्रज भाषा रही कि खड़ी बोली रही? तो देखिए सूरदास और नंददास तो दोनों क्या अष्टछाप के कवि रहे हैं, ठीक है। यह दोनों क्या है? अष्टछाप के कवि रहे हैं। अष्टछाप के कवियों की जो भाषा होगी वह कैसी भाषा होगी? ब्रज भाषा थी। सीधा उत्तर है कि यह क्या हो गई? ब्रज भाषा। और यह दोनों को लिए आप जानिएगा, यह दोनों क्या है? अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। और अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाने तो कौन जाते हैं? तो उसमें कौन आ जाते हैं? सूरदास आ जाते हैं। कौन आ जाता है? सूरदास आ जाते हैं। उसके बाद फिर कौन आता है? नंददास। यही दो लोग फेमस रहे। उसके बाद फिर जिम्बन दास, गोपाल दास, ठीक, बहुत सारे, चतुर्भुज दास, ठीक, ये बहुत सारे आते गए लेकिन उनसे कोई ऐसा वो नहीं है, सब अष्टछाप कवियों में से। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कवि कौन रहा? सूरदास, ठीक, जिसे वात्सल रस सम्राट कवि कहा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आए थे हरिभजन को, क्या कह रहा है? आए थे हरिभजन को ऊटन लगी कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताया गया है? ठीक है, विकल्प आप पढ़ लीजिए। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ठीक, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ठीक, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होना, ठीक, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ठीक। अब देखिए कि आए थे हरि भजन को, आए थे किसी और काम के लिए, ओटन लगे कपास करने और कोई और काम लगे, तो कहा कहा गया किसी अन्य, क्या कहा गया? किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। तो विकल्प नंबर क्या हो गया भैया? ए वाला एकदम सही हो गया कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करके किसी अन्य कार्य में लग जाना। यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। 71 में क्या कहा गया? स्त्रीलिंग लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं याद बताना। वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ठीक। वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। अब देखिए कि आप बताएंगे इसमें स्त्रीलिंग कौन सा होता है। देशों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम होते हैं, किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं? बताइए झटपट, आप बताइए। देखिए जो नक्षत्रों के नाम होते हैं, नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। बाकी वृक्षों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, दिनों के नाम, ठीक, दिनों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो यह सब केवल और केवल विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर।
अब देखिए कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। स्त्री है, आंगन है, पल्लू है या गांव है। अंगना, आंगन, सीधा सीधा उत्तर है। अंगना मतलब क्या हो गया, आंगन। ठीक, सीधा उत्तर है। अंगना मतलब आंगन हो गया। बाकी स्त्री नहीं है, पल्लू नहीं है, गांव नहीं है, तो क्या बचा आपके पास, आंगन बचा। आंगन क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग का सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कहा गया है, क्या आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या होता है। ठीक, चरण कमल का अर्थ क्या होता है। विकल्प में दिया, कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों का कमल के, पैरों पर कमल के फूल। तो भैया देखिए, चरण कमल, तो कहा गया कमल के समान चरण। ठीक, कमल के समान चरण, कमल के जैसे जो चरण होंगे, तो विकल्प नंबर बी क्या हो गया, एकदम राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए इसमें समास कौन सा होता है, ठीक, समास की हम बात करते हैं, तो कौन सा समास हो जाता है मित्र, अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलें आगे, देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया खिचड़ी, सॉरी, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। आप बताइए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। ठीक, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन सा शब्द है, तो बताइए। आपको हम बता देते हैं खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज शब्द है। ठीक, खिचड़ी हो गई, देखिए देखिए, खिचड़ी, खिचड़ी, खिड़की, खिड़की, धोती, धोती, जूता, पगड़ी, पगड़ी, ठीक, फुनगी, फुनगी, यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं, यह सारे शब्द हमेशा क्या हो जाते हैं, देशज शब्द होते हैं। अर्थात देशज मतलब क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो हमारे ही देश में उत्पन्न हो, जिनका शब्दकोश से संबंध नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम क्या नाम देते हैं, देशज शब्द नाम देते हैं। तो खिचड़ी जो शब्द होता है वह क्या हो गया, देशज शब्द हो गया। ठीक, कैसा शब्द हो गया, देशज, विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया, किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए उस कागज पर। यदि एकदम क्या त्रुटि इसमें है। अब पूछा गया ऐसा कौन सा वाक्य जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, तो मैंने उस कागज में, गलत हो गया। ठीक, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यह गलत हो गया। उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, तो विकल्प नंबर बी वाला एकदम सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, विकल्प बी नंबर एकदम सही ऑप्शन हो गया। अब यहाँ यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो दिए शब्द दे दिया इसकी वजह से गड़बड़ा गया। ठीक, हस्ताक्षर कर दिया कागज पर, या पूरा या पहले होना चाहिए। ठीक है, यह तीनों गलत हो गया। मैंने उस कागज में की जो बात कर, कारक संबंधी अशुद्धि हो गई, तो में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस पर आना चाहिए, क्योंकि अंदर तो हम घुसे नहीं हैं, हम तो पर ऊपर आधार पे कर रहे हैं ना, अंदर तो घुस नहीं रहे हैं, तो में की कोई बात ही नहीं आती है। ठीक, में की कोई बात ही नहीं आती है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। अब देखिए मित्र, ये अभी हमने आपको बताया था, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें दिया गया 8 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 10 होती है। ठीक है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। एक आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं, कौन आते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त आते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी थी, 9 मानी थी।
भरत मुनि ने कितना माना था? भरत मुनि ने कितना माना था? भरत मुनि ने 8 माना था। ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए आचार्य विश्वनाथ ने कितना माना था, तो विश्वनाथ ने कितना माना था? 10 माना था। ठीक है। और रूप गोस्वामी नामक एक आचार्य आते हैं, रूप गोस्वामी आते हैं। रूप गोस्वामी ने क्या माना, कितना माना था? गोस्वामी ने कितना माना था? 11 माना था। ठीक है। लेकिन पूछा गया भरत मुनि के अनुसार कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 8 बताएंगे। अगर आपसे पूछा जाए रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कितनी होती है, तो जब रसों की संख्या पूछी जाएगी तो आप हमेशा क्या बताएंगे? 9। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतिम रस कौन सा होता है, अंतिम या 9वां रस कौन सा होता है, ठीक, 9वां रस कौन सा होता है, 9वां रस कौन सा हो जाता है मित्र? शांत रस हो जाता है। कौन सा रस हो जाता है? शांत रस हो जाता है। तो इस चीज को, ये सारी चीजों को आप एकदम अपने दिमाग में कंठस्थ करके रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है, उपमा होता है, रूपक होता है, संदेह होता है। ठीक। आप बताइए, फटाफट बताइएगा, झटपट आप बताइएगा। जब संभावना या कल्पना की बात कही जाएगी, जब संभावना या कल्पना की बात कही जाएगी, तो वहां तुरंत आप क्या बताएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक। जहां पर माना, मानो, मानो, जाना, जानो, जानो, ठीक, जनो, ज्यो, ठीक, यह सारे बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसके वाचक शब्द होते हैं, जो इसके वाचक शब्द होते हैं, यह सब याद रखिएगा। और लिखा गया कि प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? गति कहलाता है? नहीं, गति तो प्रवाह ही हो गई। यति, तुक या लय। तो यति मतलब क्या हो गया? विराम जो होता है, यति का अर्थ क्या होता है? विराम, ठहरना, विराम, ठहरना। तो विकल्प नंबर बी। लय का मतलब क्या होता है? गति। गति या लय दोनों एक ही चीज होते हैं। तुक मतलब क्या हो जाता है? जहां स्वरांत या क्या हो जाएगा? व्यंजनांत हो जाए, या व्यंजनांत हो जाए, जहां एक ही स्वर अथवा एक ही व्यंजन वर्णों से पंक्ति का अंत हो, वही तो क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। इस तुक को छंद की आत्मा कहा जाता है, छंद की आत्मा कहा जाता है, या प्राण कहा जाता है। ठीक है। अगर तुक ना हो तो छंद का निर्माण ही नहीं होगा। ठीक है। गति मतलब क्या होता है? प्रवाह, मतलब ध्वनियों का जो उतार चढ़ाव होता है उसे हम क्या गति या लय कहते हैं। ठीक। यति का अर्थ क्या होता है? विराम या ठहरा होता है। ठीक है। तो विकल्प, प्रश्न के अनुसार विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया? हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? चतुर्थ सेन शास्त्री हैं, सुदर्शन है, जयशंकर प्रसाद हैं, कि प्रेमचंद्र हैं? तो चलिए, कहानीकार की बात कर रहा है मित्र, इसमें आप बताएंगे सुप्रसिद्ध कहानीकार कौन है। तो सुप्रसिद्ध कहानीकार कौन है, तो यह कहानी साहित्य के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा कहानी लिखने वाला व्यक्ति कौन रहा? प्रेमचंद्र है। ठीक। ये गाह जो रचना की गई सब प्रेमचंद ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह जो आपको अंतिम प्रश्न पढ़ाने चल रहे हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुत बार पूछा गया। जन्मेजय का नाग यज्ञ की रचना किसने की थी? तो इसमें दिया गया क्या? गोविंद दास, सेठ गोविंद दास आए हैं। ठीक है। सेठ गोविंद दास आए, जयशंकर प्रसाद आए, लक्ष्मी नारायण आए, गोविंद वल्लभ पंत आए। ठीक। तो अब आप बताएंगे इसमें इसकी रचना किसने किया था। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसने, यह रचना किसने किया था? मतलब जयशंकर प्रसाद ने किया था। और यह जो कथा रही है, एक पौराणिक कथा रही। ठीक। क्या रही? पौराणिक कथा रही। ठीक। इसका पुराणों से संबंध रहा, मतलब जन्मेजय का नाग यह पौराणिक कथा के रूप में रखा गया था। ठीक है। अब इस तरह जैसे अगर आपसे कहा जाए लक्ष्मी नारायण लाल की, इनका अंधा कुआं, रात रानी, दर्पण, इनकी रचना थी। ठीक। इनकी जो रचना थी कौन थी? अंधा कुआं, अंधा कुआं, रात रानी, रात रानी, यह सब इनकी रचना रही। ठीक। अब जयशंकर प्रसाद तो हमने आपको बता दिया, जयशंकर प्रसाद की रचना बहुत ही
बहुत ही फेमस रही। ठीक है, अब इस तरह से मित्र यह क्या हो जाता है कि आज का हमारा जो अंतिम टेस्ट सीरीज हुआ था उसका हमने आपको समापन कर दिया। अब आप जो हुआ पूरा का पूरा हल हो गया, इसके और आप सभी लोग हमारे साथ बने हैं और हमारे साथ लगे हुए हैं। सभी आप सभी व्यक्तियों भाइयों बहनों को छात्र छात्राओं को बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारे आशीष आगामी परीक्षा के लिए, कि जो आपका एग्जाम आपका निकट आ गया, आप एग्जाम दीजिए, अपना परीक्षा दीजिए और उसमें अच्छी से अच्छी सफलता हासिल करिए। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थी रहूँगा। अब आपको अच्छी सफलता दिया जाए। मिशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपकी सफलता के लिए सारे काम किए गए हैं। आपको टेस्ट सीरीज से लेकर क्लासरूम से लगाकर टेस्ट सीरीज तक आपको अपडेट करवाया गया है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं को भी दिया गया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे होते हैं। तो आप लोगों का विश्वास जो मिशन पर रहा है इस सब के लिए क्या है, आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ अपनी इस कथा को समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे परीक्षा के तदुपरांत। ठीक है, परीक्षा के बाद हम लोग मिलेंगे और अपने विषयों पर फिर से एक बार चर्चा करेंगे। और तब तक आप लोग अपनी परीक्षा की बढ़िया बेहतर ढंग से तैयारी करिएगा। बिना घबराए, बिना हड़बड़ाए, बिना किसी मानसिक तनाव के एग्जाम हॉल में जाइएगा। एग्जाम आपका अच्छा होगा, या आप मान के चलिएगा। तनाव किसी प्रकार का ना लीजिएगा, अच्छे से एग्जाम देने जाइएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।